हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 6 के हिस्ट्री की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इस सेकंड पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको 2 बातें जरूर कहूँगा। एक, चैनल पे लाइक जरूर करें, और 2, चैनल को लाइक करें। और तीसरी जो एडवांटेज टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप जो है ये अपने साथ जब मेरी वीडियो को देखने बैठते हैं तो आप जो है एक कॉपी लेकर बैठें और सारे जितने मैंने नोट्स बना रखे हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का। तो आज का पहला टॉपिक है कच्चे माल की खोज। अब देखिए, कच्चे माल की खोज को जानने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कच्चा माल क्या होता है। तो दोस्तों, बेसिकली कच्चा माल उन मूल द्रव्यों को कहते हैं जिनका उपयोग हम शिल्प उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी बड़ी चीज को हमने बनाना है तो सबसे पहले हमें छोटी चीज की जरूरत होगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर कोई भी बड़ी चीज तैयार होती है बन के। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे चीनी होती है। चीनी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, चीनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चीनी बनाने के लिए बेसिकली हमें गन्ने की जरूरत होती है। ठीक है, पहले गन्ने की। तो गन्ना, इसमें क्या होगा? गन्ना जो है हमारा हो जाएगा कच्चा माल। गन्ना जो होगा हमारा वो होगा कच्चा माल। ठीक है, और ऐसे ही जब हम कभी कागज बनाते हैं तो कागज बनाने में जो है हमें बांस की आवश्यकता होती है। तो बांस क्या होगा? उसमें कच्चा माल। और तीसरा एग्जाम्पल में दूं तो जो वस्त्र होते हैं, तो वस्त्र बनाने के लिए हमें रुई की आवश्यकता होती है, और तो उसमें रुई क्या हुई? कच्चा माल। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी शिल्प उत्पादन में जिन मूल द्रव्यों का यूज किया जाता है वो क्या होते हैं? हमारे कच्चा माल। एग्जाम्पल मैंने आपको चीनी, गन्ना और वस्त्र, रुई और इसके अलावा कागज और बांस का दे ही दिया। ठीक है, तो मेरे को आशा है आप समझ गए होंगे। तो आपकी बुक, ये तो मैंने अपने स्टाइल में समझाया, और आपकी बुक में जो दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में आपके सिलेबस में जो दे रखा है, अब मैं उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप में होते हैं या फिर उनका उत्पादन कृषक या पशुपालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कच्चा माल जो है प्राकृतिक रूप में होते हैं। इससे कहने का इनका ये आशय है कि आपने जो प्राकृतिक रूप में, अगर हम कच्चे माल को देखें तो खनिज, कोयला, लकड़ी वगैरह जो है प्राकृतिक रूप में हमारे कच्चे माल हो गए। और कृषक व पशुपालक द्वारा जो उत्पादन होता है वो कपास का करते हैं कृषक। कपास से क्या होता है आपको बताइए? रुई बनती है। तो रुई जो है हमारे वस्त्र बनाने काम आती है। इसके अलावा कृषक जो है गन्ने का उत्पादन करते हैं। गन्ने के उत्पादन से क्या होता है? चीनी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कच्चे माल के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, किसान जो है वो कपास को जो कच्चा माल बोलते हैं। ठीक है, तो सही बात है, क्योंकि कपास से हमें रुई प्राप्त होती है और रुई से जो है वस्त्र बनते हैं। तो कपास जो है एक सबसे कच्चा माल है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कच्चे माल से काफी चीजें बनाई जाती थी। हड़प्पावासी इन कच्चे माल का दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि इन कच्चे माल से जो है हड़प्पावासी भी काफी ज्यादा चीजें बनाया करते थे, और इनका जो आयात करते थे हड़प्पावासी वो दूर दूर से करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो है हड़प्पावासियों का संपर्क 2 ही लोगों से था, एम। ठीक है, 2 सभ्यताओं से था, एम फॉर मिस्र की सभ्यता और दूसरा सेकंड एम फॉर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन दोनों ही सभ्यताओं से जो है हड़प्पा का संपर्क था। तो इन्हीं एरियाओं से जो है ये आयात किया करते थे उस टाइम पे कच्चे माल का। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर को, जो कि हमने कवर कर लिया है, कच्चे माल की खोज। आपको समझ में आ गया होगा कि कच्चा माल क्या होता है और हड़प्पा वासी इसका कैसे आयात करते थे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा मिट्टी के खिलौनों के बारे में। तो उस टाइम पे देखिए मिट्टी के खिलौने जो है जिनसे बच्चे खेला करते थे वो इस टाइप के हुआ करते थे। आप देख सकते हैं चित्र में, इस इमेज को मैंने ऐड किया हुआ है आपके लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस टाइप के जो है इनके खिलौने हुआ करते थे मिट्टी के। ठीक है, तो इस टाइप के थे वो। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, नगरों में रहने के लिए भोजन, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नगरों में किस प्रकार का भोजन किया जाता था?
तो जानते हैं दोस्तों हड़प्पा में आखिर नगरों में किस प्रकार का भोजन किया जाता है। ठीक है, तो नगरों में जो है 2 प्रकार का भोजन किया जाता था। ठीक है, एक हो गया हमारा शाकाहारी और एक हो गया मांसाहारी। शाकाहारी भोजन में जो हमारा आता था वह नगरों में जो है गेहूं, जौ, चावल वगैरह का उत्पादन होता था, जो कि जिसको खाया जाता था। ठीक है, जो कि शाकाहारी के रूप में यूज होता था। शाकाहारी मांसाहारी आप जानते होंगे। ठीक है, और नगरों में हमें पर्याप्त रूप में फल व सब्जियां मिली है। ठीक है, हमें क्या मिले नगरों में, इसके अलावा फल व सब्जियां मिली है। ठीक है, खजूर का फल जो है इनको हड़प्पावासियों को काफी ज्यादा पसंद था। आप लिख भी सकते हैं खजूर का फल इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये शाकाहारी जीवन था इनका इस तरीके से था, गेहूं, जौ, चावल, चना, इसके अलावा कुछ सब्जियां और खजूर के फल वगैरह, इसके अलावा दूध और घी और कुछ मात्रा में शहद जो है शाकाहारी भोजन में इन चीजों का यूज करते थे। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप था भोजन का वो था मांसाहारी। तो दोस्तों जो है मांसाहारी में काफी ज्यादा शिकार किया करते थे, ये बहुत ज्यादा मछली खाया करते थे। ठीक है, हरी तरकारी वाली मछली इन्हें काफी ज्यादा पसंद थी, उसका ये शिकार किया करते थे बहुत ज्यादा। और इसके अलावा जो है भेड़, भैंस और जंगली सुअर को भी खाया करते थे। इसके अलावा जो इनकी जो सबसे फेवरेट जो मांसाहारी उसमें जो सबसे फेवरेट इनका जानवर था वो था जंगली सुअर। जंगली सुअर का मांस से सबसे ज्यादा खाया करते थे, इन्हें काफी ज्यादा पसंद आया करता था जंगली सुअर का मांस। तो इस तरीके से दोस्तों जो नगरों में रहने वाले लोग थे इन 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक तो जो है शाकाहारी, एक है मांसाहारी। इन दोनों कैटेगरी में बटकर ये जो है भोजन किया करते थे। ठीक है, तो मुझे आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे आप नोट कर लीजिए अभी, और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात के बारे में, कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म परीक्षण करना है हमें। यानी कि गुजरात में जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनमें से हमने कोई प्रमुख नगरों को यहाँ लेना है और उनका सूक्ष्म बहुत ही बारीकी से परीक्षण करना है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं फिर किन चीजों का परीक्षण हमें करना है। तो सबसे पहले 2 स्थल जो हैं बहुत ज्यादा प्रमुख थे गुजरात के, एक है धौलावीरा और दूसरा था लोथल। ठीक है, तो ये जो 2 स्थल थे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे गुजरात के। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं हम धौलावीरा के बारे में। तो देखिए धौलावीरा जो था दोस्तों ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, बेसिकली धौलावीरा को जो है 3 भागों में बांटा गया था और इसके चारों ओर जो है दीवार की कवरिंग की गई थी अच्छे तरीके से, और दीवार जो है पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, ईट की नहीं, पत्थर की दीवार से इसकी अच्छे से कवरिंग की गई थी। ठीक है, और यहाँ जो है ये धौलावीरा है, धौलावीरा में हमें स्वच्छ जल मिला था भारी मात्रा में। उस टाइम में स्वच्छ जल की जो व्यवस्था थी वो धौलावीरा में थी। ठीक है, और इसके अलावा हमें धौलावीरा में जो है काफी प्रवेश द्वार भी देखने को मिले हैं, उसके अलावा कुछ मोहरे भी, प्रवेश द्वार भी बहुत ही ज्यादा विस्तृत देखने को मिले धौलावीरा में। इसके अलावा काफी मात्रा में हड़प्पा कालीन मोहरे भी जो है हमें धौलावीरा से मिली है। ठीक है, तो देखिए जो धौलावीरा के बारे में तो हमने जान लिया, और जो नेक्स्ट नगर की बात है गुजरात के वो है लोथल। लोथल काफी ज्यादा प्रमुख नगर था, काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि यहाँ जो है भारी मात्रा में चावल का उत्पादन होता था। काफी ज्यादा चावल के यहाँ अवशेष मिले हैं और ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन यही हुआ करता था, और कई किस्मों के चावल का यहाँ उत्पादन हुआ करता था उस टाइम पे। इसके अलावा लोथल में हमें कई मात्रा विशाल भंडार गृह भी मिले हैं, जहाँ की हम बेसिकली अनाज को स्टोर करके रखते थे, और ये भंडार गृह की साइज काफी ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा विस्तृत है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम देखें तो मोहरे और मनके भी जो है काफी ज्यादा इनके भी साक्ष्य जो है लोथल में मिले हैं। यानी कि मनके और मोहरे जो है शिल्प कला भी काफी ज्यादा उन्नत थी लोथल में। इसके अलावा जो है भंडार गृह वगैरह जो है और तरह की कलाएं भी काफी ज्यादा मौजूद थी। तो इस तरीके से देखिए ये 2 शहर थे प्रमुख जो है गुजरात के, हड़प्पा कालीन टाइम के 2 नगरीय प्रमुख थे गुजरात के जो थे, एक था धौलावीरा और दूसरा था लोथल, जिनके बारे में हमने यहाँ आपको बता दिया है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, वरना मैं तो कहता हूँ आप इसको नोट कर ही लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आप बेहतर तरीके से इनको नोट बना सकें इनके, और अच्छे तरीके से आप इनको देख सकें। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक,
टॉपिक नहीं, मतलब यहाँ पर हमने इमेज ऐड कर दी है बेसिकली। ये साइट जो है हमारी, ये है आपका धौलावीरा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका धौलावीरा। ये धौलावीरा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि 3 भागों में ये विभाजित था और चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। अब ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये वर्तमान की तस्वीर है, कुछ ही टाइम की पहले की। तो अब ये ऐसा दिखता है धौलावीरा इस टाइप का। और ये जो हमारा बगल में ये है हमारा लोथल। लोथल भी काफ़ी खतरनाक हो चुका है, खंडर ही बचे हैं इनके अब। पहले काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थे लोथल भी और धौलावीरा भी, लेकिन अब जो है खाली बस मात्र खंडर जो है यहाँ रह गए हैं। बाकी तो कोई भी सही चीज़ अब यहाँ रही नहीं है। और लेकिन इसी तरीके से तो ये 2 नगर थे गुजरात के। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये हमारा टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा का पतन। ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, तो जान लेते हैं दोस्तों हड़प्पा के पतन के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली जो है हड़प्पा के पतन का जो ये प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा विचारकों के अपने अपने विचार हैं और कई विचारकों का मत है इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मतभेद देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग आपको विवाद इसमें देखने को मिलेंगे इस वाले टॉपिक पे। और काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। तो दोस्तों इस टॉपिक के हम अब कर लेते हैं शुरुआत कारणों के बारे में। तो कारणों में इन्होंने बता रखा है बाढ़, सूखा, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा आर्यों के आक्रमण। अब देखिए दोस्तों इतने विवाद हैं इसमें, इतने अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रखा है। अब इसमें से हम एक क्या फिक्स चूज करें, ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि 1500 ईस्वी पूर्व में, सन 1500 ईस्वी पूर्व में, 1500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, हड़प्पा में आर्यों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, आर्यों ने आक्रमण कर दिया हड़प्पा में, ऐसा लोग मानते हैं। अब किया या नहीं ये तो हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि आर्यों ने जो है हड़प्पा में जो है आक्रमण किया था 1500 ईस्वी पूर्व में, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। क्योंकि हमें यहाँ कई जो है अवशेष मिले हैं अभी भी लाश के, जो कि अभी मौजूद हैं, जिनकी सरकटी मुंडिया मिली है एक जगह पे बहुत ज़्यादा, जिससे हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत होगा वो आर्यों ने किया होगा। ठीक है, और ये जो मत देते हैं ये हमारे व्हीलर महोदय का कहना है, एक विचारक है। ठीक है, व्हीलर महोदय ने ऐसा कहा कि आर्यों के आक्रमण से जो है किसका अंत हुआ, हड़प्पा वासियों का अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ लोगों का मानना है यहाँ महामारी फैल गई थी। और जॉन मार्शल जैसे लोगों का मानना है, एक विचारक थे हमारे जॉन मार्शल का मानना था यहाँ जो है क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया था और हड़प्पा वासी जो है जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में नहीं, जलवायु परिवर्तन के बारे में नहीं कहा था मार्शल ने जो है बेसिकली कहा था पर्यावरण के असंतुलन के बारे में, बाढ़ के बारे में कहा था कि जब बाढ़ आई यहाँ सिंधु नदी में, क्योंकि आपको पता ही होगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे बसा था और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पे बसा था। तो इस तरीके से जॉन मार्शल का कहना था कि बाढ़ के आने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। इसके अलावा एक अलग मत है जलवायु परिवर्तन का जो मत है वो है हमारा अमलानंद घोष का। एक घोष कहा जाता है इन्हें, एक घोष, अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष का कहना है कि जो हड़प्पा का पतन हुआ वो जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। मार्शल कहते हैं बाढ़ के कारण हुआ और व्हीलर महोदय कहते हैं कि उस टाइम पे जो है आर्यों ने आक्रमण कर दिया था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं इसमें।
और एक डेल्स है वैज्ञानिक कोई, तो वो कहते हैं कि यहाँ भूकंप आया था। ठीक है, तो इस तरह के विचार हैं अलग अलग। कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हुआ था, कोई कहता है कि पर्यावरणीय असंतुलन था, बाढ़ आ गई थी, कोई कहता है कि सूखा पड़ गया था, और कोई व्हीलर महोदय जैसे कहते हैं कि यहाँ आर्यों ने आक्रमण कर दिया, मार्शल जैसे कहते हैं यहाँ बाढ़ आ गई, और अमलानंद घोष जैसे कहते हैं कि यहाँ जलवायु परिवर्तन हो गया। तो कई सारे विचार हैं, जिनमें से एक को फिक्स रूप में मानना भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद है। लेकिन मैं इसमें से दो विचारों को मान सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, आर्य और जो मार्शल जी का विचार था बाढ़, तो ये दो जो टॉपिक हैं, लगता है इनको देख के कि हाँ हो सकता है ऐसा। क्योंकि देखिए, बाढ़ तो ये इसलिए कारण बन सकती है अगर अत्यधिक वहाँ वर्षा हुई होगी, तो क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे बसा था, और सिंधु क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ था। तो अगर कभी बाढ़ आई होगी तो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो दो प्रमुख केंद्र थे, वो जो है उनको बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, इससे इसका पतन हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा आर्यों का आक्रमण भी एक हिसाब से सही है, क्योंकि कई मात्रा में हमें शव मिले हैं वहाँ दफन, जो ऐसे ही जिनकी मुंडी अलग थी सर से, तो काफ़ी जो है मुंडी हमको मिली है वहाँ दफनाई हुई, जमीन के अंदर गड़ी हुई। तो व्हीलर महोदय का कहना भी एक हिसाब से ठीक हो सकता है। तो लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद प्रश्न है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, लेकिन अभी भी इस पे रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके। और जो भी मैं चीज़ें आपको यहाँ पर कोई नोट्स बना के लिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो आप इन्हें समझें, और इसके अलावा इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।